के लगाए पौधे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केदार घाटी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सर्च अभियान यानी रेस्क्यू अभियान का आज छठा दिन जारी है। यानी 6 दिन से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जो लोग वहां पर फंसे हैं। तो केदार घाटी में सर्चिंग अभियान का आज छठा दिन है। विपरीत परिस्थितियों के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर चल रहा सर्चिंग अभियान। केदार घाटी में भारी बारिश से जान माल का काफी नुकसान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने ड्रोन का किया प्रयोग। करीब 150 स्थानीय लोगों को केदारनाथ से भेजा भीमबली। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सेना ने बनाया है एक पुल। वहीं पैदल पुल बनने से बचाव और राहत कार्यों में बड़ी राहत मिली है। केदार घाटी में कोहरा होने के कारण हेली सेवाओं से नहीं किया जा रहा सर्चिंग अभियान। सड़कों की बहाली का काम तेजी से शुरू हो चुका है। वहीं देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चमोली और बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के अन्य जनपदों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। तो साथ ही गर्जन के साथ जो है आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की यहां पर सलाह दी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं केदार घाटी से, जहां पर सर्चिंग अभियान का आज छठा दिन है। यानी 6 दिन से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। विपरीत परिस्थितियों के बीच केदारनाथ के पैदल मार्ग पर सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। हालांकि जो हेली सर्विस के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है, सर्चिंग अभियान जो चल रहा है, उस पर थोड़े समय के लिए रोक लगाई गई है, क्योंकि लगातार कोहरा बना हुआ है और इस कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 है। तो इस चक्कर में जो है अन्य माध्यमों से अभी लगातार सर्च अभियान जो है वो जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है ड्रोन का प्रयोग कर रही है, लेकिन विजिबिलिटी के चलते कभी कभी इसमें भी अवरुद्ध पैदा हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, छठा दिन आज इस रेस्क्यू अभियान का, लगातार शासन प्रशासन की फजीहत हम देख रहे हैं, लगातार सक्रिय है। तो आज के दिन का अपडेट क्या है आपके पास? हाँ ज्योति, कहें तो कल आपकी हमारी लगातार जो बात हो रही थी और दर्शकों हम बता भी रहे थे कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो केदारनाथ से जो लोग श्रद्धालु फंसे थे उनको निकालने के लिए जो लगातार कहें तो 5 से 6 हेलीकॉप्टर लगे थे, वो लगभग अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। नंबर 1, क्योंकि जैसे ही मौसम खुलता रहा लोगों को निकाला गया और लगभग 12,000 से अधिक वहां से श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया है। कुल मिला के कहें अभी भी सर्च ऑपरेशन जरूर जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने शुरू कर रखा है और देख रहे हैं कि कहीं लोग ऐसे तो नहीं है कि कहीं इधर उधर हों जिनका अब नहीं पता चल रहा है। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है कि जो कोई इधर उधर हो लोग जो नहीं पता चला हो या कहीं कोई दिक्कत परेशानी में हो गए, उनके लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, वो लगातार जारी है। और अभी भी कहें जो स्थानीय लोग थे उनको भी अन्य स्थान भीमबली में शिफ्ट किया गया है। जो पहले भैगे थे वो सेना ने टेम्परेरी बना दिया गया है। और आज कहें तो स्वयं मुख्यमंत्री इस टाइम वहां पर रुद्रप्रयाग में पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, किस तरह से जल्दी ये जो आपदा आई है इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, खत्म किया जा सके, जो लोग सड़कें बह गए उनको जल्दी से बनाया जा सके, जो पुल है उनको जल्दी से दिखाया और दोबारा से किस प्रकार फिर यात्रा को सुचारू किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा चुनौती है और उसके प्रयास के लगातार सीएम धाम भी वहां पर लगे हुए हैं। अभी वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से, लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरह जल्दी से जल्दी जो आजीविका है जो वहां के लोगों की जिससे यात्रा चलती है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उसको फिर दोबारा कैसे शुरू किया जा सके, इसके लिए भी वो वहां पर प्रयास कर रहे हैं। और मैंने कहा कि जो केदारनाथ में जो श्रद्धालु थे उनको लगभग पूरी तरह से निकाल लिया गया है। कुछ और लोग जो स्थानीय है उनको अन्य स्थानों पर भेजा गया है। तो कुल मिला के कहें अभी भी सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ का पूरी तरह जारी है कि कहीं लोग ऐसे तो नहीं है जो कहीं विपदा में किसी फंसे हो, कहीं ऐसे हो, उनको भी ढूंढ के निकाला जाए। तो बिल्कुल इस चीज को लगाएं कि लगातार बिल्कुल बड़ी चुनौती तो है ही, जैसा कि हम तस्वीरें भी देख ही पा रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही ना, बड़ी बात कही कि हो सकता है बाकी श्रद्धालुओं के लिए ये बस यात्रा हो, लेकिन वहां पर जो लोग अपनी दुकानें रखते हैं, जो लोग वहां पर बसे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये पूरा आजीविका ही इन महीनों में होती है, जो 5 से 6 महीने होते हैं जब यात्रा के दौरान होती है। तो जो भी श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं और यात्रा करते हैं तो इसी से उन लोगों का गुजर बसर होता है। तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती और बड़े संकट का समय इस समय में चल रहा है कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन पूरा हो और यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जाए। हाँ ज्योति, क्योंकि जब ये आपदा आई है तो उसके बाद एकदम कहीं ना कहीं एकदम बहुत ज्यादा जो परेशानी है, यात्रा रुक गई है, वहां का लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है जो लोग वहां पर आए थे, जो श्रद्धालु वहां आए थे,
उनको कैसे जो वहां फंस गए हैं उनको निकालना भी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और चुनौती भी थी सरकार के लिए, जो लगातार काम जारी था। और उसके लिए मैं कह रहा हूं भारत सरकार की ओर से भी पूरी वहां पर मदद की गई है। और उसमें देखा गया है कि वहां पर चिकनू हॉस्पिटल MI है, हेलीकॉप्टर भी दिया गया और लोकल हेलीकॉप्टर्स भी लगे जिसे जल्दी से रेस्क्यू किया जाए, जो वहां लोग फंसे उनको निकाला जाए, किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि लगातार वहां पर मौसम जो खराब हो रहा था, घाटी में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा था। यही अब सरकार का प्रयास है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए और दोबारा से इस यात्रा को कैसे पटरी पे लाया जाए, इसके लिए अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये प्राथमिकता में भी शामिल है, क्योंकि सीएम ने कहा है कि हमारा कैसे यात्रा को दोबारा बिल्कुल सही बात। और ये प्रयास जो है कमल जी देखा भी जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिल रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, तो ये एक तरफ रेस्क्यू अभियान तो चल रही है, लेकिन ये भी भरोसा दिलाता है उन श्रद्धालुओं को जो फंसे हुए हैं कि सरकार भी हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ी है, हमारे गम में उन्हें भी दुख हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन पर आधारित यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार करती है। विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे साल महिलाएं LPG गैस का ही उपयोग करें, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। मैं कुमारी बूंदी उत्तराखंड की निवासी हूँ। उज्ज्वला के अंतर्गत फ्री में गैस मिला है, जिससे मुझे खाना बनाने में आसानी हो गई है। धुएं के कारण आंखों से परेशानी होती थी आंखों में। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ ही कनेक्शन लेने पर 1600 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वह गैस कनेक्शन से जुड़ी अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सके। अब तक प्रदेश में कुल 4 लाख से अधिक गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी तथा गैस रिफिल पर प्रति गैस सिलेंडर 400 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश में इस योजना से LPG के उपयोग में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिल रही है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में पहचान छुपाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का सत्यापन अभियान एक बार फिर से चल पड़ा है। सुबह सुबह लोगों ने पुलिस को अपने दरवाजे पर देखा तो वो डरे सहमे नजर आए। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 72 लोगों को पहचान छुपाकर रहते हुए पकड़ा है। पुलिस ने मकान मालिकों और किराएदारों को जमकर फटकार लगाई है। और आपको बता दें कि मकान मालिकों पर 7,72,000 रुपए का जुर्माना भी इसको लेकर लगाया गया है। मकान मालिकों को जो है किराएदारों का जल्द से जल्द सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने इस मामले में बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला के नेतृत्व में शहर के सभी पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले किराएदारों का सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि सत्यापन होने से बाहरी व्यक्ति के अपने जिले में हुए अपराध की जांच हो जाती है। जांच में यदि अपराध का पता चलता है तो पुलिस संबंधित व्यक्ति पर अपनी नजर रखती है, जिससे कि शहर में अपराध होने की आशंका कम होती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक नारंग हमारे संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक,
निश्चित तौर पर भलाई लोगों की ही है। अगर आप अपनी पहचान बताकर रहेंगे तो आप सुरक्षित घूमेंगे, खुले में घूमेंगे, लेकिन बिना पहचान बताए इस तरीके से रहना कहीं ना कहीं अपराध को तो बढ़ावा देता ही है और आपको भी अनसेफ करता है। बिल्कुल सही सवाल ज्योति आपने किया है कि शहर के अंदर जितने भी बाहर से लोग आते हैं उनके लिए सत्यापन करना अनिवार्य जो है वो पिछले कई सालों से उत्तराखंड सरकार ने किया हुआ है। लेकिन जब भी पुलिस की चेकिंग होती है इस प्रकार के दर्जनों लोग पकड़े जाते हैं कि जो कि अपनी बिना पहचान छुपाए, अपनी पहचान को छुपा करके यहाँ रहते हुए पकड़े जाते हैं। पुलिस का इसमें साफ कहना है कि अगर आप पहचान छुपा करके यहाँ पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है कानूनी कार्रवाई की जो है वो भागी बनेंगे और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, जरूरत पड़ने पे मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन अभी तक इतनी बड़ी कार्रवाई तो पुलिस ने नहीं की है। लेकिन जितने भी यहाँ पे लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना पुलिस लगाने का काम करती है। साथ में उन मकान मालिकों को फटकार भी लगाती है जो बिना सत्यापन कराए जो अपने मकानों में किराएदारों को रख ले देते हैं। पुलिस का कहना है कि ये एक शहर की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अगर सत्यापन नहीं होने के बाद कोई यहाँ पर रहता है और उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है और वो शहर में आपराधिक वारदात को अंजाम देता है तो वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर देता है, क्योंकि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास उसका किसी भी प्रकार का डाटा नहीं होता। और अगर सत्यापन हुआ होता है तो ऐसे में अगर कोई क्रिमिनल वृत्ति का आदमी है और वो यहाँ पर सुधार के साथ रह रहा है या कोई घटना कर देता है तो पुलिस उसे आसानी से पकड़ सकती है। तो पुलिस का इसमें कहना है कि शहर की सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ वो जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें शहर के आसपास की जितनी भी बस्ती हो, चाहे आवास विकास हो, चाहे चंद्रेश्वर नगर हो, चाहे शिवाजी नगर हो, चाहे बापूग्राम हो, चाहे 20 बीघा हो, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत, चौकी क्षेत्र अंतर्गत जितने भी एरिया आते हैं सभी जगह पर मकान मालिक इस बात के लिए अपनी गांठ बांध ले कि यहाँ पर बिल्कुल भी जो है किराएदारों को रखेगा वो सत्यापन जरूर कराएगा, नहीं तो मकान मालिकों के ऊपर ये जो आज जुर्माना लगाया गया है ये लगातार लगाया जाता रहेगा। और हर 6 महीने में जो है जो किराएदार होता है उसकी जो है सत्यापन की जो है रिन्यूअल भी कराना होता है, ताकि पता चल सके कि जो किराएदार आज यहाँ पे है कल कहीं और चला गया उसकी जानकारी मिलता रहे। पुलिस का कहना ये भी है कि सत्यापन होने से जो है जो व्यक्ति यहाँ पर बाहर से आकर रह रहा है उसके जिले से उसकी जो है क्राइम हिस्ट्री मंगा ली जाती है। अगर वो पाक साफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है रहने के लिए, लेकिन अगर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकलती है तो पुलिस उस पर नजर रखती है और कहीं ना कहीं उसके आचरण का भी जो है अपने पास एक लेखा जोखा रखते हैं कि अगर वो किसी भी प्रकार की वारदात में शामिल होता, कोई बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। और मकान मालिकों को भी ये समझना होगा कि आप अपने घर में जिसे पनाह दे रहे हैं, जिसे किराए पर रख रहे हैं, उसका इतिहास क्या है आप नहीं जानते, तो इसके लिए पुलिस की मदद जरूर करें, सत्यापन जरूर करें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं ऋषिकेश और आसपास के इलाके में मोबाइल हैक कर रिश्तेदारों से रकम मांगने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। रानी पोखरी क्षेत्र में पहली शिकायत मौखिक रूप से पुलिस को दी गई है, जिसमें पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी ने उनका मोबाइल हैक करके रिश्तेदारों से रकम मांगनी शुरू की है। जिस नंबर से सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं, कॉल बैक करने पर वो फोन भी नहीं उठा रहा है, इसलिए रिश्तेदारों के साथ ठगी होने की आशंका लगातार बनी हुई है। शिकायत मिलने पर रानी पोखरी थाना पुलिस ने अपनी ओर से मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि साइबर सेल और CIU की टीम जो है वो भी लोगों से इस संबंध में जागरूक करने के साथ साथ और फिर से जो है इस पर काम करना शुरू कर रही है, लोगों को जागरूक करने का। ढालवाला स्थित CIU प्रभारी जो है ओमकांत भूषण ने इस मामले में बताया कि जागरूकता ही साइबर अपराधियों के मंसूबों को फेल कर सकती है, इसलिए साइबर सेल लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के टिप्स देकर उनको जागरूक करने का काम कर रही है। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर CM धामी ने एक और बड़ा नया इतिहास बना दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री धामी से जुड़ी हुई, जहां पर CM धामी ने बनाया है इतिहास। राज्य गठन के बाद पहली बार सूचना निदेशालय में हुई है समीक्षा बैठक। CM धामी ने 5 घंटे से अधिक की मैराथन समीक्षा बैठक की है। बैठक में मीडिया के लिए हुआ है बड़ा फैसला। सूचना विभाग के विभिन्न प्रभागों का भी किया गया है निरीक्षण। वहीं पत्रकार कल्याण कोष के लिए कॉर्पस फंड की जो धनराशि है वो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी गई है। तहसील स्तर तक जो है पत्रकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था होगी। वहीं पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लागू करने के संबंध में विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करें, CM धामी ने कहा है। वहीं सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का बनाए नया जो मॉडल है वो नोडल अधिकारी जो है
वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों का बनाए नया नोडल अधिकारी, जिससे कि सूचना तंत्र को मजबूती मिलेगी, ये मुख्यमंत्री धामी का कहना है। सचिव सूचना विभागीय कार्य में तेजी लाने के लिए प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा करें। वहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक प्रभावी माध्यम से पहुंचाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने को कहा गया है। साथ ही आधुनिक तकनीक के प्रयोग के साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब माध्यमों का भी अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कहा गया है। और साथ ही कार्यों में तेजी लाने के लिए सूचना विभाग ई फाइलिंग प्रणाली का करें पूर्ण उपयोग। सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने के लिए सरकार के चेहरे के रूप में जो है सूचना विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं मीडिया और विभिन्न प्रचार माध्यमों से जनता को सरल भाषा में जो है सरकार के कार्यों और योजनाओं की जानकारी देने को कहा गया है। और साथ ही जो है विकास पुस्तिका डिजिटल रूप में भी प्रस्तुत करने को कहा गया है। फिल्म निर्माताओं को राज्य में फिल्म निर्माण के लिए निरंतर करें प्रोत्साहित। जनपद में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए भी कहा गया है। वहीं विभाग में कार्मिकों की काफी पद रिक्त चल रहे हैं, ये सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा है। सूचना अधिकारी और अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान हुई, यानी ये जो समीक्षा बैठक चली तो ये 5 घंटे की मैराथन बैठक चली। सीएम धामी ने इसमें एक नया इतिहास बनाया। पत्रकारों से लेकर के फिल्मी जगत से लेकर के जो है तमाम विषयों पर इसमें बातचीत हुई, चर्चा हुई और कई लोग इसमें शामिल हुए। 5 घंटे की मैराथन समीक्षा बैठक और पहली बार ये चली है। और साथ ही आपको बताते हैं, आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने। सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जन उपयोगी नीतियां हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लाभ के लिए, उनकी सहायता के लिए वो गांव-गांव तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, एक एक जन जन तक पहुंचे। इस निमित्त आज सूचना विभाग की आज यहाँ पर समीक्षा हुई है और बहुत सारे बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं, आगे की कार्य योजना भी बनाई गई है। तहसील स्तर तक के जो पत्रकार हैं, उनके पत्रकारों की मान्यता प्रदान करने की अलग से व्यवस्था बनाई जाएगी। और साथ में जो पत्रकार कल्याण कोष है, पत्रकार कल्याण कोष को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा, इसका भी जो है आज निर्णय किया है। साथ ही जो पत्रकारों का हमारा कोटा है, वो कोटा भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही हमने अपने पत्रकार भाइयों के लिए जो ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू करने के लिए भी विभाग को परीक्षण करने के लिए कहा है। परीक्षण करने के बाद इस पर भी हम जल्दी ही निर्णय लेंगे और नई सोशल मीडिया की नीति भी लाई जाएगी, जिसमें फेसबुक, यूट्यूबर, ट्विटर आदि को भी जो है सम्मिलित किया जाएगा, उनको आच्छादित किया जाएगा और हमारा सूचना विभाग प्रभावी तरीके से काम करे, आप सबके साथ और अच्छा समन्वय हो, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोग लगातार हमारे सभी प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं राज्य के हित में, उन सभी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अभी केदारनाथ का लगभग कंप्लीट हो गया है। अंदर जो भी राज्य हित में और हमारे पत्रकार भाइयों के हित में हो सकता है, आप सबके सुझावों से हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज हमने देखिए काफी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ली गई है और विभागवार जो हमारी विभाग की क्रियाकलाप हैं और जो हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, वो सब उसका प्रस्तुतिकरण दिया गया है और उसमें कई बिंदुओं पर निर्णय भी लिए गए हैं। जहां तक पत्रकार कल्याण के बिंदुओं की चर्चा है, उसमें जो हमारा पत्रकार कल्याण कोष का 5 करोड़ का कार्पस फंड है, उसको बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की, साथ ही साथ ग्रुप इंश्योरेंस योजना पे काम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। जो मान्यता का कोटा है उसको बढ़ाने के साथ साथ तहसील स्तर पर जो पत्रकार हैं उनको भी हम मान्यता के दायरे में ले आएंगे। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर निर्णय लिया गया है। मीडिया के लिए भी एक नई पॉलिसी हम लोग बनाएंगे, जिसमें जो पोर्टल हैं, पोर्टल के अलावा फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह के जो अच्छी रीच की हमारे इसका मैकेनिज्म बना रखा है लोगों ने, उसको हम कैसे ले आएँ, उनको हम सरकारी योजनाओं का विज्ञापन उनको कैसे दें ताकि आम जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंच चुके, उसके लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी हम बनाएंगे। कि हम लोगों ने पहले भी 2-3 बैठकें कर ली और एक रफ ड्राफ्ट हमारा लगभग तैयार है। 1-2 बैठक और करके फिर 15 दिन के भीतर इसको शासन
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, वाकई में ये ऐतिहासिक काम है, क्योंकि सूचना निदेशालय की राज्य गठन के बाद से पहली समीक्षा बैठक होना और उसके बाद से बड़े बड़े ऐलान होना, सभी सेक्टरों पर ध्यान देना, चाहे कॉर्पस फंड को बढ़ाना हो, चाहे उनके काम को सराहना देना हो, ये सभी चीजें जो है इस सरकार में हो रही है, मुख्यमंत्री धामी के राज में हो रही है और ये वाकई सराहनीय भी है और ऐतिहासिक भी है। अभी जो बैठक हो इसमें क्या कुछ खास रहा? हाँ ज्योति, कहें तो सूचना विभाग की बैठक तो हमेशा होती रहती है, क्योंकि इसकी जो समीक्षा मंत्री होते हैं, हाँ उसकी जो मंत्री होते हैं वो हमेशा मुख्यमंत्री ही रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है और सीएम धामी ने ये पहली बार एक ऐसे इतिहास रचा है कि निर्देशालय में जाके, मतलब ये समीक्षा बैठक होती थी, सचिवालय बुला लिया, मुख्यमंत्री आवास में बिठा लिया, वहां पर बैठ कर लिख ली, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो सूचना निदेशालय वहां पर पहुंचे हैं पूरे अपने सभी अधिकारियों के साथ और सूचना अधिकारियों के साथ, यहाँ पर लगभग 5 घंटे से अधिक एक मैराथन बैठक इसको हम कहेंगे, बहुत लंबी बैठक चली है, जिसका 1.5 से 2 घंटे बताया जा रहा था, लेकिन 5 घंटे से अधिक समय तक वो बैठक चली है। और उसमें कई मुख्य जो बिंदु थे उन पे विचार भी किया गया और कहीं निर्णय भी लिए गए हैं और उसमें कई चीजें निकल के भी आई हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक पत्रकारों के लिए कि यहाँ पर एक फंड बना होता है, 5 करोड़ रुपया उसमें रखा गया था, जिससे उसकी इंटरेस्ट से जो पत्रकार बीमार होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनको उसमें से पैसा दिया जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा था, कम हो रहा था। लगातार पत्रकार संगठन अपनी बातें कह रहे थे, पत्रकार लोग कह रहे थे, उसमें 5 करोड़ रुपए और रखा गया, वो 5 को अब 10 करोड़ कर दिया गया है। एक तो 5 करोड़ बताएगा और साथ ही अब एक और नया धामी जी ने निर्णय लिया है कि जो तहसील स्तर है, पहले क्या था जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर मान्यताएं होती थी, लेकिन अब जो तहसीलें हैं, जो छोटी छोटी तहसीलें हैं, वहां भी पत्रकारों को मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसकी मिनट्स वगैरह बनेंगी। और साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस, एक जितने भी पत्रकार हैं उनका ग्रुप इंश्योरेंस करने का भी निर्णय लिया गया है कि अब उसमें किस प्रकार बनते हैं, क्या ये अब इस पे काम शुरू होगा। और साथ ही नई सोशल मीडिया नीति, इसको भी अब बनाया जाएगा और इसमें फेसबुक हो गया और अपना इंस्टाग्राम हो गया, अन्य चीजें होंगी, उनको भी शामिल किया जाएगा। ये भी चीजें होंगी और लगभग 15 दिन कहें, महीने कहें, 1.5 महीने में कहें, जो सूचना सचिव है या महानिदेशक सूचना है वो इसकी लगातार ब्रीफिंग करेंगे कि कहाँ कमियां, कहाँ इसको रहेगी, इसकी जल्दी से तेजी आ जाए। और साथ ही जो फाइल सिस्टम है उसको भी फाइलिंग करना और जल्दी से जल्दी कामों में तेजी लाना, इन सब चीजों पर यहाँ पर विचार किया गया है और जल्दी से जल्दी लगता है इन चीजों पर काम भी शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि खुद वो सूचना निदेशालय पहुंचे हैं, वहां पर वहां की सारी व्यवस्थाएं देखी हैं, लोगों से मिले हैं, पत्रकारों से बात करी है, काफी चीजें निकल के आई है और उसका निर्णय भी निकल के आए हैं कहीं ना कहीं, जिसका आने वाले टाइम में इसका पत्रकारों को भी और सरकार को भी और आपस में जो समन्वय है उसका भी दोनों को जरूर लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो है सरकार में हर वर्ग के काम को सराहा भी जाता है और उस पर ध्यान भी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।